सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस तथा यूपीपीएससी डेली न्यूज के तत्वाधान में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक विशेष सूचना के साथ हम यहां उपस्थित हुए हैं। विक्रमादित्य आईएएस तथा यूपीपीएससी डेली न्यूज के तत्वाधान में यूपीपीसीएस 2021 तथा आरओआर का हम लोग क्रैश कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब यह क्रैश कोर्स किसका होगा? जनरली क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग जीएस का संपूर्ण कोर्स कवर किया जाएगा। अब क्रैश कोर्स कह सकते हैं आप इसको, या त्वरित पुनरावलोकन कह सकते हैं, या त्वरित दोहराव कह सकते हैं। देखिए, सिविल सेवा का जो सिलेबस है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे एआरओ का हो, चाहे वो आईएएस, ये चीजें जनरली महीना 2 महीना की चीजें नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है, और अगर इस बात को कोई करता है तो यह पूर्णतः उचित भी नहीं होगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग यहां क्रैश कोर्स के अंतर्गत त्वरित दोहराव करेंगे। देखिए, ये ठीक है कि संपूर्ण कोर्स का सारगर्भित अध्ययन, गंभीर अध्ययन 1-2 महीने में नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि त्वरित पुनरावलोकन, त्वरित दोहराव अवश्य हो सकता है। यह उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगा जो पहले से तैयारी कर चुके हैं और दोहराव करना चाहते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगा जो अभी नए नए आए हैं और चाहते हैं कि सारे विषय को एक बार सही से समझ लिया जाए, या सारे विषय में उनका जो नयापन है वो दूर हो जाए। देखिए, नयापन बहुत बड़ी चीज है नए विद्यार्थियों के लिए। वो समझ ही नहीं पाते क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना। तो हम लोग यहां क्या करेंगे? उस नयापन को दूर करेंगे उन नए विद्यार्थियों के लिए। पुराने विद्यार्थियों के लिए त्वरित दोहराव भी करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि ऐसा नहीं कि हम सारे पुराने तथ्यों को ही लेकर चलेंगे घिसे पिटे। हम कुछ कोशिश यह भी रहेगी कुछ नए चीज भी बताएं, क्योंकि कुछ वर्षों से लोक सेवा आयोग का एक प्रवृत्ति यह बन गया है कि नए प्रश्न भी वो दे रहा है। तो कुछ नए प्रश्नों का भी यहां अध्ययन किया जाएगा। कुछ समस्याओं को मैं यहां स्वयं उठाऊंगा ताकि आपके अंदर सोचने की क्षमता विकसित हो। देखिए, कम समय में अधिक करने का हम लोग, जैसे गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया जाएगा। कितना सफल होंगे ये आप बताएंगे, ठीक है? तो आज के इस क्रैश कोर्स के तहत हम लोग कुछ क्लासेस हर सब्जेक्ट का ले रहे हैं। आप उसको देखें, समझें और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज हम लोग इतिहास के तहत पहला चैप्टर देखा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री शुरू किया जाएगा, उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू किया जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा, उसके बाद साइंस, उसके बाद इकोनॉमी। इस लगातार जो है सारे विषयों के हम लोग एक एक चैप्टर को पहले देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, और हिस्ट्री में आज हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहीं से जो है हमारा चैप्टर शुरू होगा। और ये भी है कि हम लोग एक एक करके सभी चीज को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़े। कोशिश ये रहेगी कम समयों में दोहराया जाए सब चीज, कम समय में ज्यादा से ज्यादा दोहरा लिया जाए, ताकि आपका दोहराव भी अच्छे से हो जाए और नए बच्चों का नयापन भी हो जाए। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के प्राचीन इतिहास का एक गौरवमयी काल था। अब गौरवमयी काल क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जिस समय दुनिया में अभी सभ्यता का आगमन नहीं हुआ था, जिस समय दुनिया में आधे से ज्यादा दुनिया जंगलों में रह रही थी, जीवन गुजार रही थी, अभी संस्कृति ही पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता, सभ्यता तो अलग की बात छोड़िए। उस समय भारत ने एक विशाल नगरीय सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में की, और यही सबसे बड़ा इसकी गौरवमयी गाथा है और गौरवमयी इतिहास है कि जिस दुनिया ने, आज का पश्चिमी विश्व क्या कहता कि सभ्यता को हमसे शुरुआत हुआ। आज का पश्चिमी विश्व यह मानता है कि सभ्यता का प्रारंभ हमसे हुआ है। अंग्रेज जो है भारत को सांप और सपेरों का देश कहते थे, उसकी सभ्यता की खिल्ली उड़ाते थे। व्हाइट मैन बर्डन, सफेद आदमी का बोझ, उन्होंने एक सिद्धांत ही चलाया था कि हमारा बोझ ये, हमारा सिद्धांत ये है
कि जितने भी दुनिया में असभ्य लोग उनको सभ्य बनाए, व्हाइट मैन बर्डन इसको कहा जाता था, सफेद आदमी का बोझ। लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि उसके सभ्यता संस्कृति से हजारों वर्ष पहले भारत ने एक विशाल नगरीय सभ्यता की स्थापना की थी, वो था सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए चार्ल्स मैसन ने भी उसमें बहुत सारे तथ्य वहां से खोजे, उनको कुछ वहां से साक्ष्य मिला, जनरल कनिंघम ने भी साक्ष्य दिया। लेकिन इन चीजों से ये देखिए, ये तो उस जगह से लग रहा था कि यहां एक बड़ी सभ्यता है। ये जो टीला दिख रहा है हड़प्पा के स्थल का, यहां पर कोई एक चिन्ह है किसी सभ्यता के या किसी संस्कृति के, लेकिन कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा था। ये तो क्लियर हो रहा था। वहां बताया जाता है ट्रेन का निर्माण हो रहा था, तो कुछ वहां चीजें वस्तुएं मिली, तो लोगों को लगा भाई इसके नीचे कुछ सभ्यता या संस्कृति गढ़ी मिल सकती है। लेकिन असली काम किया 1921 में दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस जगह की खुदवाई की जिसे हड़प्पा कहा जाता है, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, तो एक बड़ी सभ्यता और संस्कृति के चिन्ह मिले। लेकिन शायद दयाराम साहनी को भी यह नहीं मालूम होगा कि मैं जो स्थल का खुदाई कर रहा हूं या जिन छोटे से चीजों को खोज रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता का परिचायक होगा। ऐसा शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और हुआ यही। इसके बाद तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद लगभग 1000 से अधिक स्थल खोजे गए, और दुनिया के समक्ष जो सभ्यता आई उसने पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया। आज अमेरिका के बड़े बड़े, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े, उनके सभ्यताओं को, चाहे वो लंदन हो, जितने बड़े बड़े नगरीय संस्कृति हैं, उनको यह सभ्यता के नगर मुंह चिढ़ा रहे थे कि तुम आज बनाए हो, हम लोग हजारों वर्ष पहले से सभ्यता संस्कृति का खोज कर लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के में प्रश्न, इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश तक की सभ्यता चला है। यानी कि जिस सभ्यता को प्रारंभ में सिंधु नदी के अगल बगल पाए जाने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया, लेकिन सिंधु नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जब इसकी सभ्यता के चिन्ह मिले, तब तो यह भी प्रश्न उठ गया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए या ना रखा जाए। और हुआ भी यही। लोगों ने कहा भाई देखिए, नदियों के या घाटियों के क्षेत्र से बढ़िया यह है कि इस सभ्यता की सबसे पहले जहां खोज हुई उसका नाम रख दिया जाए। अगर एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उचित नाम क्या है, तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहां हुई थी? हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। अब देखिए, बहुत विस्तार से अगर हम बताएंगे तो क्रैश कोर्स कवर ही नहीं हो पाएगा। प्रश्न आपके कहां से आते हैं भाई? आप देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। पहले तो विभिन्न स्थलों से किसने खुदाई की थी, यहां से प्रश्न आता है। फिर विभिन्न स्थलों से किस नदियों के किनारे है, ये भी प्रश्न अक्सर आते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, इन प्रमुख स्थलों से मिले गए प्राचीन पुरातात्विक वस्तुएं, पुरातात्विक तथ्य जो मिले हैं, प्राचात्विक वस्तुएं जो मिली हैं, चाहे वो मुहर हो, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें, चाहे सूती वस्त्र, जो भी हो, चाहे नगरों का, चाहे गलियों का, चाहे जो भी साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। जैसे भी पूछ देता कि हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहां मिले, हड़प्पा सभ्यता में कहां पे लकड़ी के नालियों के साक्ष्य मिले, हड़प्पा सभ्यता में कहां बंदरगाह का साक्ष्य मिला। देखिए, जो क्यों इसको महत्व ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि जो तथ्य मिले हैं पुरातात्विक, इन्हीं से तो इतिहास का पुनर्निर्माण हो रहा है। भाई सैंधव सभ्यता
का कोई हमारे पास साहित्य तो है नहीं, या उस समय का कोई हमारे पास कथाकार तो है नहीं जो उस समय के बारे में बता रहा है। हम तो सैंधव सभ्यता का पुनर्लेखन कर रहे हैं, और वो पुनर्लेखन कैसे कर रहे हैं? जो उस समय का तथ्य मिला है, जो उस समय की पुरातात्विक वस्तुएं मिली, उसी के आधार पर पुनर्लेखन कर रहे हैं कि वहां से कोई वस्तु तो बोल नहीं रहा है, उन वस्तुओं को हम बुलवा रहे हैं कि भैया बोलो तुम क्या हो। ठीक है, अब सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली तो हमने समाज मान लिया मातृ सत्तात्मक है। चारों नगरीय सभ्यताएं मिली तो हमने मान लिया कि भाई अगर चारों नगरों के उदाहरण मिले तो ये नगरीय सभ्यता है। भाई हमें तो इतिहास, देखिए इतिहास तो अनुमान पे आधारित है ना। अगर आज हम लोग सैंधव सभ्यता के अभिलेखों को पढ़ लिया जाए तो शायद जो पढ़ा जा रहा है उससे अलग पढ़ना पड़े, क्योंकि हो सकता है लेखन में कुछ अलग बात हो जाए। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा हुए हैं। हड़प्पा से प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे सबसे ज्यादा श्रमिक का साक्ष्य मिला है, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं, और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख साक्ष्य जो है महान स्नानागार है। सबसे बड़ा इमारत अनाज का कोठार है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या कहते हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। दुनिया को पहली बार नग्नता से सभ्य बनाने का कार्य भारत के इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सबसे पहले कपास का उत्पादन दुनिया में, जब लोग नग्न घूम रहे थे, पेड़ों के पत्ते पहन रहे थे, पेड़ों के छाल पहन रहे थे और अपना तन ढक रहे थे, दुनिया में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया और सूती वस्त्र पहनाकर लोगों के नग्नता को दूर किया। महान स्नानागार हो, सूती वस्त्र हो। इसके अलावा एक योगी की मुद्रा मिली है जिसको पशुपति शिव कहा जाता है। एक तरफ गैंडा भैंसा, एक तरफ हाथी चीता उसके बना हुआ, ये इनको पशुपति शिव का कहा गया। और बाद में भी सिद्ध भी हो गया कि सैंधव घाटी सभ्यता में भगवान शिव आदि देव की पूजा की जाती थी, क्योंकि शिवलिंग भी मिला है। और मुद्राओं पे यानी मुहरों पर जो ठप्पा मारा जाता था, इन मुद्राओं पर जो है सबसे ज्यादा अंकन जो है वो कुबरदार वृषभ का है। तो ये भी मान लिया गया कि भगवान शिव का जो सवारी वो नंदी है, तो जाहिर सी बात है भगवान शिव की पूजा होती रहेगी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख स्थल कालीबंगा भी है, जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां हैं। ठीक है, इसके अलावा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जो बंदरगाह है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, और नगरीय सभ्यता बहुत ज्यादा व्यापारियों पर आधारित था। सबसे पहले नगरों में बसने का कार्य इन लोगों ने किया। ठीक है, राजा महाराजा जहां रहते थे वहां भी नगरों का विकास हो जाता था। तो लोथल एक बंदरगाह नगर है जहां से मिस्र, मेसोपोटामिया आदि व्यापार किया जाता था। एक लोथल बंदरगाह नगर बार बार पूछता है आपके इसमें। फिर धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा का खोज एक आश्चर्यजनक इतिहास की बात करता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये तो आजादी के बाद भी इसकी खोज हो गई, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इतिहास है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई हुई है उसमें दो टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला पे दुर्ग थे। अब उस दुर्ग के अंदर, किला के अंदर, चाहे राजा रहता हो, चाहे पुरोहित रहता हो, चाहे व्यापारियों का प्रमुख रहता, ये निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला पे नगर मिलता था, पश्चिमी टीला पे दुर्ग। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात में कच्छ में मिला हुआ धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जहां नगर 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। इसके संरचना को देखकर तो इतिहासकार अपने दांतों तले उंगली दबा देते थे। एकमात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल है जिसकी तुलना आधुनिक यूरोपीय किलों से किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। नगर 3 भागों में विभाजित है। जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर लटके हुए थे, धौलावीरा ने एक नए समीकरण की शुरुआत कर दी। यह भी हो सकता है कि राजधानी धौलावीरा ही रहा। इतिहास के तथ्य बड़े विवादित भी हैं, हमें उसके तथ्य पे नहीं जाना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में आपने जान लिया। भाई देखिए, प्रमुख स्थल जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है,
फिर चन्नूदड़ो है, बहुत सारे, लेकिन प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा जो इसके स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। ये भी प्रमुख तथ्य आप जान लीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पुनर्निर्माण किया कैसे जाएगा, उनका सामाजिक जीवन जान लिया जाए। उनका देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने का मतलब यह है कि आप उस काल के संस्कृति को जानिए, और संस्कृति को जानने का मतलब सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन। अब सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो योद्धा नहीं थे, उनके अस्त्र शस्त्र जो मिले हैं उनको देख के ये लगता है कि जो वो योद्धा नहीं थे। ठीक है, अब समाज क्या पुरुष सत्तात्मक है, स्त्री सत्तात्मक था। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो महिलाओं की मिली हैं और दैवीय रूप में मिली हैं, तो यह अंदाजा लगाया गया कि समाज मातृ सत्तात्मक था। फिर देखा गया कि इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो बड़े निम्न कोटि के थे, तो अस्त्र शस्त्र निम्न कोटि के थे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग योद्धा नहीं थे। आगे आने वाले जो इसके बाद जो वैदिक काल आएगा, आर्य योद्धा थे। अच्छा, घोड़े के पालन का बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला, तो इससे भी अंदाजा लग रहा है कि ये लोग योद्धा नहीं थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अगर धार्मिक आर्थिक जीवन देखा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के आर्थिक जीवन को अगर देखा जाए तो कृषि और तो प्रमुख ये था। बहुत सारे उपज भी होते थे, मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल का जो है वो रंग पूरा लोथल से साक्ष्य मिला है, धान की भूसी मिली है। इसके अलावा कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सबसे पहले दुनिया में, मैंने अभी बताया आपको कि दुनिया को पहली बार नग्नता से सभ्यता की ओर लाने का काम किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सबसे पहले कपास, ये आर्थिक जीवन का सबसे अच्छा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भले ही कृषक आप दिख रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं और अपने खाने ज्यादा अतिरिक्त उत्पादन करते थे, और अतिरिक्त उत्पादन ने नगरीय सभ्यता के विकास के लिए ज्यादा सहयोग किया। क्योंकि कुछ अनाज जब ज्यादा पैदा होने लगा तो लोग कृषि से अलग कार्य करने लगे, अलग काम माने नगरों में आ गए और वो व्यापारी का काम करने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से लोग व्यापारी ही थे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नगरों की वहां उत्पत्ति मिली है और विश्व के बड़े बड़े देशों तक उनका व्यापार होता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे, व्यापारी थे। ये सारे उस समय की चीजों से जो तथ्य मिले हैं वो बता रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक जीवन देख लिया गया। अब अगर धार्मिक जीवन देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन में सबसे ज्यादा हमने देखा कि देवियों की मूर्तियां, महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, और उन देवियों की पूजा मातृ रूप में किया जाता था। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजा होता था वो मातृ देवी का होता था, मदर गॉडेस का होता था। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको कि एक मुद्रा मिली है जिसपे एक योगी का चित्र मिला है, तो लोगों ने उसको क्या बताया, पशुपति शिव, यानी दूसरे नंबर पे जो पूजा होता था, क्योंकि शिवलिंग में मिला है। सबसे ज्यादा जो अंकन मिला है मुहरों पर, मुद्राओं पर, ठप्पों पर, वो किसका मिला है, एक श्रृंगी बैल या क्या कहते हैं कुबरदार वृषभ का, जो भगवान शिव का सवारी होता है। तो इससे अंदाजा लग गया कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भगवान शिव की सर्प पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। अग्निवेदियां मिली हैं, लेकिन उन अग्निवेदियों, लोथल से मिला, कालीबंगा से, लेकिन अग्निवेदियों का प्रमुख क्या उद्देश्य था ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो है। अच्छा, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया। क्या वहां पुरोहित का शासन था, क्या किसी राजा का शासन था, क्या व्यापारियों का प्रमुख ही शासन करता था, ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज क्लियर हो पाया कि जो दुर्ग मिला है उसी में रहने वाला व्यक्ति नगरों पर, जो पूर्वी टीला में नगर मिला, उस पर शासन करता था, ये क्लियर। अब चाहे वो पुरोहित रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, वो वही क्लियर था कि वही शासन। अब इसमें कुछ हम नए प्रश्न जरा देख लें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अभी मैंने एक प्रश्न बताया, अभी मैंने एक तथ्य बताया कि सबसे ज्यादा मूर्तियां महिला। हम आपको प्रश्न भी हल बताते चलेंगे। देखिए, विस्तार से बताने का समय तो जब क्लासेस रेगुलर चलते तो वहां बहुत विस्तार से बताया जाता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अध्ययन तो त्वरित है। त्वरित अध्ययन में गागर में सागर भरना है। तो कोशिश हमारी है कि आपको इस त्वरित अध्ययन के दौरान हम ज्यादा चीज बता सके। कुछ नए प्रश्न आप जरा देख लें। देखिए, एक प्रश्न यह है कि सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली पुरुष और महिलाओं में, वो तो महिलाओं की मिली,
और उसी से आपने अंदाजा लगाया समाज मातृ सत्तात्मक था और सबसे ज्यादा पूजा मातृ देवी को होती थी। एक प्रश्न यह है नया कि वह कौन सा स्थल है जहां महिलाओं के अपेक्षा सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं वो पुरुषों की मिली। सर्वाधिक भाई महिलाओं की मिली है ना, लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां क्या मिली है, पुरुषों की मिली है। वो कौन सा स्थल है हड़प्पा का, तो वह है हड़प्पा। हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां महिलाओं के अपेक्षा सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिली हैं, पुरुषों की मिली। ठीक है, ये एक नया प्रश्न आपको बहुत लोग जानते होंगे। अब एक चीज प्रश्न आता है कि सभी लोग ये जानते हैं, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि सैंधव सभ्यता में योगी की मुद्रा या पशुपति शिव अंकन मुद्रा कहां से मिली, तो सभी लोग मोहनजोदड़ो बता देंगे, अभी मैंने बताया भी आपको। लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नटराज की मूर्तियां, दक्षिण भारत में चोल काल में नटराज की मूर्तियां जो भगवान शिव का आप देखते हैं, ये प्रचलित चोल काल से हो गया। हालांकि ये भारतीय संस्कृति था नटराज भगवान शिव का नृत्य के वो, लेकिन प्रमुख कांस्य की मूर्तियां जो वो चोल काल में बनी। लेकिन चोल काल का पूर्वगामी नटराज की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। लोगों ने अनुमान लगाया कि रहा होगा, तो वो कहां से मिला नटराज की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में? उसका उत्तर भी हड़प्पा है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। जॉन मार्शल ने नाम दिया क्योंकि एक नित्य मुद्दा में एक मूर्ति मिली है नित्य मुद्दा में, तो जॉन मार्शल ने कह दिया भाई ये नटराज हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव का सब जगह पूजा हो ही रहा था वहां पे, देख ही रहे आप, तो ये मान लिया गया। ये कुछ नए प्रश्न हैं। फिर सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो सिंध का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का बाग क्यों भाई, वो तो पश्चिमी स्थल है रेगिस्तानी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मोहनजोदड़ो की जो जगह है, इतना ज्यादा उर्वरता था वहां की भूमि कि उसका नाम क्या पड़ गया, सिंध का बाग। फिर एक प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जिसकी तुलना यूरोपीय किलेबंदी से की जा सकती, तो मैंने बताया आपको धौलावीरा। फिर सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां मिले, मोहनजोदड़ो। फिर लकड़ी की नालियां कहां से मिली। फिर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, यह भी बहुत बड़ी बात है। मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा का साक्ष्य। देखिए बहुत सारे नए प्रश्न हैं। कोई यहां ज्ञान का बखान नहीं करना है, तथ्यों का आपके ऊपर वार नहीं करना है कि हम तथ्यों को बताकर ये बताएं कि हम बहुत ज्यादा जाने, ये मतलब नहीं है। हमारा त्वरित अध्ययन आपको कराना है और आपके नयापन को दूर करना है, और जो पुराने में कोई कंफ्यूजन है उसको भी दूर करना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा तो यही पूछता है कि मुद्राओं पे सबसे ज्यादा अंकन किसका, कुबरदार बिसर या एक श्रृंगी बैल। अब उसकी भी कथा जान लीजिए। कुबरदार बिसर में दो बना, लेकिन जिस मूर्तिकार ने बनाया वो ऐसा बनाया कि एक ही सींग दिख रहा था, तो कहीं कहीं उसको एक श्रृंगी बैल भी कहा गया। इसके अलावा सबसे गोदीबाड़ा तो लोथल से मिला है, तो नगर 3 भागों में विभाजित है, धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। ठीक है, ये सब प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है, 400 अक्षर भी मिले हैं, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास हो गया, विभिन्न स्थलों के नाम हो गए, उनसे मिलने वाले प्रमुख तथ्य हो गए, और यह भी मैंने आपको बता दिया कि नए प्रश्न क्या आ सकते हैं, जो इस साल के चीजों को देख के मैंने आपको बता दिया। देखिए ये एक अभी शुरुआती एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन कम समय में चूंकि मुझे यहां बताना भी है, लेकिन जब क्लास शुरू हो जाएगा क्रैश कोर्स का, कोशिश और करूंगा कि वहां थोड़ी सा विस्तार से आपको बता सकूं। एक नए लेक्चर में, पॉलिटी लेक्चर में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।